हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 1000 वन लाइनर का पार्ट 9 और ये इसका अंतिम पार्ट है। और इसी के साथ हम 1000 वन लाइनर्स की ये सीरीज़ को यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कल्चर के बारे में। तो कल्चर को जब भी हम इसका संधि विच्छेद करें, जब हम संस्कृत में इसे देखें तो संस्कृत में हम कल्चर को संस्कार शब्द से डिनोट करते हैं। कल्चर का मतलब होता है एक ज़िंदगी जीने का तरीका या ढंग। संस्कृत वर्ड कुलथ्रा से ये आया हुआ है। ठीक, तो ये तो इटाइमोलॉजिकल इसका एक एक्सप्लेनेशन हो गया। अब जब हम डेफिनेशन देखेंगे तो सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन देखेंगे। पहला है टाइलर की डेफिनेशन। तो टाइलर ये कहते हैं कि कल्चर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होल है, एक ऐसा जटिल संकुल है जिसके अंतर्गत हम इन चीज़ों को रखते हैं जो कि है नॉलेज, हमारा ज्ञान क्या है, बिलीफ, आर्ट, मोरेज, कस्टम्स और भी अन्य तरह की कैपेबिलिटीज़ और हैबिट्स को, जो कि एक इंसान के द्वारा एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी होने के नाते एक्वायर की जाती हैं। तो उन सारी चीज़ों को ही कल्चर में शामिल किया जाता है। यानी कि कल्चर में क्या क्या शामिल है? नॉलेज शामिल है, हमारे विश्वास शामिल है, कला शामिल है, मोरल्स शामिल है, कस्टम्स और अन्य कैपेबिलिटीज़ शामिल है। लेस्ली वाइट जब कल्चर को डिफाइन करते हैं तो कल्चर को वो कहते हैं कि ये एक सिंबॉलिक कंटिन्यूएशन होता है, एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस होती है, क्यूमुलेटिव एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस होती है, एक संचयी एवं प्रोग्रेसिव प्रोसेस के रूप में हम कल्चर को देखते हैं। मेलिनोव्स्की जो कि एक फंक्शनलिस्ट हैं और उनके लिए नीड बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहते हैं कि जो कल्चर है वो हम ह्यूमन्स ने बनाया है और इसके द्वारा जो भी उसके एंड्स होते हैं, जो भी मनुष्य के गोल्स होते हैं, उसको क्या करने का प्रयास करता है, वो प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो मेलिनोव्स्की की परिभाषा, द क्यूमुलेटिव क्रिएशन ऑफ मैन, द हैंड वर्क ऑफ मैन एंड द मीडियम थ्रू विच ही अचीव्स एन इन एंड्स। ग्राहम वॉल्स की जो डेफिनेशन है, एन एक्यूमुलेशन ऑफ थॉट्स, वैल्यूज एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि थॉट्स को एक्यूमुलेट किया जाता है, वैल्यूज़ को एक्यूमुलेट किया जाता है और ऑब्जेक्ट्स को एक्यूमुलेट किया जाता है थ्रू कल्चर। इट इज़ द सोशल हेरिटेज, यह एक सांस्कृतिक विरासत है जो कि हमारे द्वारा एक्वायर की जाती है और जनरेशन टू जनरेशन क्या की जाती है, ट्रांसफ़र की जाती है। अब यह बायोलॉजिकल हेरिटेज यानी कि जिसे हम बोलते हैं जैविकी विरासत से इस ढंग में अलग है क्योंकि इसको जो कल्चर है उसको लर्न किया जाता है, उसको सीखा जाता है। ठीक है, और सोशलाइजेशन के द्वारा, सामाजिकरण के द्वारा हम कल्चर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कल्चर की प्रैक्टिसेस हों, जो टीचिंग्स हैं, जो आर्ट फॉर्म है, ये सारी चीज़ें हम एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन सीखते हैं। सीसी नॉर्थ ये कहते हैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि मनुष्य को इस चीज़ में असिस्ट करता है कि जो भी उसकी वांट्स हैं, जो भी उसकी नीड्स हैं, उनको सेटिस्फाई कर सके। थोड़ा बहुत सिमिलर आपको यहाँ पर ये डेफिनेशन जो है मेलिनोव्स्की की डेफिनेशन से कहीं ना कहीं मेल खाती हुई नज़र आई। रेडक्लिफ की जो डेफिनेशन है वो कहते हैं कि कल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक फिनोमिना होता है, एक्ट का, ऑब्जेक्ट का, आइडियाज़ का, एटीट्यूड्स का, वैल्यूज़ का, इसके अलावा सिंबल्स का। या हम कहें कल्चर इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग मैनिफेस्टेड इन आर्ट्स एंड आर्ट क्राफ्ट्स, जो कि परसिस्ट करता है किसके द्वारा, ट्रेडिशंस के द्वारा, परंपराओं के द्वारा, और ग्रुप में कैरेक्टरिस्टिक्स हमको इसके देखने को मिलते हैं, करेक्टराइज होता है ग्रुप में थ्रू ट्रेडिशंस। नेचर क्या होता है? तो कल्चर की जब भी हम बात करते हैं तो कल्चर एक लर्निंग बिहेवियर है। कोई भी जैसे इन्फेंट है, कोई भी नवजात है, तो सीधे सीधे किसी भी कल्चर को नहीं सीख के आया होता, वो माँ के गर्भ से कोई कल्चर नहीं सीख के आया होता, बट थ्रू एक्सपीरियंस, अनुभव के द्वारा, इमिटेशन के द्वारा, नकल के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा, संवाद के द्वारा और कॉन्सेप्ट थिंकिंग, सोशलाइजेशन के द्वारा वह किसी कल्चर को सीखता है। कल्चर अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो दो तरीके से ट्रांसमिशन हो सकता है। एक तो जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, और दूसरा हमारा हो सकता है कि एक सोशल ग्रुप से दूसरे सोशल ग्रुप। जब हम कहते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे कल्चर ट्रांसमिशन होता है तो इसे बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन, और जब एक सोशल ग्रुप से दूसरे सोशल ग्रुप पर ये ट्रांसफ़र होता है तो तब इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। कल्चर हमेशा से सोशल होता है, ये कभी भी इंडिविजुअल नहीं होता है। एक सोशल पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, एक्टिंग, ये चीज़ें कल्चर में शामिल होती हैं। और एक पर्टिकुलर ग्रुप का जो कल्चर होता है वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी उसमें पाई जाती है, उसमें सिमिलैरिटी पाई जाती है, एक रूपता पाई जाती है और समरूपता पाई जाती है। कल्चर एक प्रोवाइड करता है हमको अपॉर्चुनिटीज़ और मीन्स ताकि हम अपनी नीड्स और डिज़ायर को फुलफ़िल कर सकें।
ग्रुप में रहते हुए, किसी समूह में रहते हुए, किसी समाज में रहते हुए जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, जो भी हमारी नीड्स हैं, जो भी हमारी डिज़ायर्स हैं, उनको पूरा एक लेजिटिमेट तरीके से पूरा कौन कराता है? कल्चर कराता है। कल्चर एडेप्टिव होता है, ठीक है, जहाँ पर कल्चर को आप एडॉप्ट कर सकते हैं। इट मे इंस्टीट्यूट चेंज इन द इन्वायरमेंट एज अ मीन्स ऑफ अडॉप्टिंग इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग देमसेल्फ टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के साथ साथ कल्चर भी चेंज होता है। कल्चर डायनामिक होता है, अर्थात चेंज होता रहता है, एक मूविंग एंटिटी है कल्चर। ऐसा नहीं कि किसी समाज का कल्चर हमेशा स्टैटिक रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा? डायनामिक रहेगा। कल्चर इज सब्जेक्टेड टू सो बट कांस्टेंट चेंज। जो चेंज होता है कल्चर में, हालांकि वो चेंज बड़ा स्लो होता है, लेकिन चेंज हमेशा से होता रहता है। कल्चर रिस्पॉन्ड्स टू द चेंजिंग कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड। एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन कल्चर। कल्चर इज कॉन्टिन्यूस एंड क्यूमुलेटिव। कल्चर इज इंटीग्रेटिव, ठीक है। तो ये क्या होता है? कल्चर एक इंटीग्रेटिव के रूप में होता है, एक कंटिन्यूस होता है और क्यूमुलेटिव होता है, संचयी रहता है। जिस तरीके से समाज की जो कंडीशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं, दुनिया जिस तरीके से बदलती है उसी तरीके से एक समाज का भी जो कल्चर है वो भी बदलता है, संस्कृति भी बदलती है। टाइप्स ऑफ कल्चर में अगर हम मुख्य टाइप देखें तो दो टाइप हम देखते हैं। एक तो है मटेरियल कल्चर, भौतिक संस्कृति, और दूसरा है अभौतिक संस्कृति यानी कि नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर में जो भी चीज़ें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे घर है, फैशन है, हमारी डाइट है, ये हमारी चीज़ें किस में आ गई? या फिर कल्चर के और जो पार्ट है वो हमारी मटेरियल कल्चर में आ गए, जिनको कि हम छू भी सक रहे हैं, देख भी सक रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, अमूर्त होती हैं, जिन्हें हम छू या देख नहीं सकते, जिनको कि हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे मेरा बोलना, मेरे आइडियाज़, मेरी आइडियोलॉजी, मेरे फोकवेज, मोरेज, कस्टम्स, तो इन सारी चीज़ों जो आती हैं वो आती है हमारी नॉन मटेरियल कल्चर के अंतर्गत। जो वैल्यूज़ हैं, कंसेप्ट हैं, आइडियाज़ हैं, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे? नॉन मटेरियल कल्चर के अंतर्गत। तो इस तरीके से दो तरीके से हमने कल्चर को डिफाइन किया है। अगला आता है कि फंक्शन क्या होता है, कल्चर मनुष्य ने बनाया ही क्यों, संस्कृति। तो पहला तो एक इंसान को एक ह्यूमन बीइंग बनाता है। हम अन्य जानवरों से इस रूप में अलग हैं क्योंकि एक तो हम सोच सकते हैं, मैन इज़ अ थिंकिंग एनिमल। दूसरा, हमारी कोई ना कोई संस्कृति है जो कि साझी है, जो हम समूह के अन्य लोगों के साथ साझा करते हैं, उसके अनुसार ही हम कार्य करते हैं। इसके अलावा दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि यह एक ह्यूमन बीइंग को किस तरीके से वो समाज में रहेगा या किस तरीके से एक समूह में रहेगा, उसके लिए प्रिपेयर करने का कार्य करता है। और जो ये प्रोसेस कहलाती है, जब हम लर्निंग प्रोसेस कहलाती है, जबकि एक इन्फेंट अपनी पिछली जनरेशन से समाज में रहने के नियम, कायदे, मानदंड सीखता है, तो उस प्रोसेस को सोशलाइजेशन कहा जाता है, सामाजिकरण कहा जाता है। इट डिफाइंस द मीनिंग ऑफ सिचुएशन। किसी सिचुएशन की मीनिंग को डिफाइन करने के लिए भी कल्चर का यूज किया जाता है। इसके अलावा अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन का सॉल्यूशन प्रोवाइड भी किसके द्वारा किया जाता है? कल्चर के द्वारा किया जाता है। यह वैल्यूज़, मूल्यों और एटीट्यूड्स को, प्रवृत्तियों को डिफाइन करता है। एक इंडिविजुअल के विज़न को ब्रॉड करने का काम करता है, प्रोवाइड करता है किस तरीके से हमने किस स्थिति में किस तरीके का बिहेवियर करना है, कौन से पैटर्न्स यूज करने हैं। एक इंडिविजुअल बिहेवियर को इंटैक्ट करता है और एक नेशनल कल्चर को मोल्ड करता है। कल्चर में मिथ, सुपरनेचुरल बिलीव्स, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। कल्चर न्यू नीड्स एंड इंटरेस्ट एंड गोल्स। तो इसके द्वारा हमको ये नई नीड्स, कल्चर क्रिएट्स न्यू नीड्स एंड इंटरेस्ट एंड गोल्स। ये नई प्रकार की नीड्स, इंटरेस्ट और गोल को क्या करता है? क्रिएट करता है। अब नेक्स्ट आता है कि इसके कंपोनेंट कौन से हैं, इसके तत्व कौन से हैं। तो पहला तो है सिंबल, ठीक है। दूसरा है लैंग्वेज। अगला है हमारा वैल्यूज़, फोकवेज, मोरेस, लॉस और कस्टम। तो ये हमारे कल्चर के कुछ तत्व हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। पहला तो आता है सिंबल।
सिंबल का अर्थ होता है कोई भी कुछ ऐसा जो कि किसी पर्टिकुलर मीनिंग को कैरी करता हो। ये एक मटेरियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि एक फ्लैग है, एक क्रॉस है, ओम का वर्ड है, या फिर एक नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइप का साउंड आप साउंड गेस्चर करते हो, तो ये नॉन मटेरियल। तो कल्चर में जो सिंबल है, सिंबल क्या सिग्निफाई करता है, कोई ना कोई मीनिंग सिग्निफाई करता है। जैसे अगर हम ओम का साइन देखते हैं, ओम का सिंबल देखते हैं, ओम एक सिंबल है, तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये धर्म से रिलेटेड है, और धर्म से भी किस धर्म से, हिंदू धर्म से संबंधित है। एक पवित्रता का भाव वहाँ पर आता है हमारा। दूसरा है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, एक मेजर सिंबॉलिक सिस्टम है हम सभी ह्यूमन बीइंग में। लैंग्वेज वेरी करती है, लैंग्वेज फ्लेक्सिबल होती है, और लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। बिना भाषा के कोई कल्चर सर्वाइव नहीं कर सकता है। बहुत लंबे समय तक अगर आपको कल्चर को सर्वाइव करना है तो उसके लिए भाषा का होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो भाषा भी तो एक सिंबल्स की एक श्रृंखला है, इसको हमने जोड़ दिया और फिर उसी से नए नए शब्द गढ़े, नए नए कथानक गढ़े, नई नई कहानियाँ गढ़ी। नेक्स्ट है वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ वे होती हैं जो कि जनरल होती हैं, जो कि हमको बताती हैं कौन सी चीज़ वांछनीय है, कौन सी चीज़ अवांछनीय है, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल, अच्छा और बुरा में भेद बताती है। जैसे सदा सत्य बोलना चाहिए, तो ये एक वैल्यू है। ये हमको क्या बता रही है कि सत्य बोलना राइट है, सत्य बोलना डिज़ायरेबल है। ठीक है, वैल्यूज़ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव टर्म्स में भी, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो एक नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, उसके साथ नेगेटिव कनोटेशन जुड़ा है, लाई के साथ, झूठ के साथ। फॉकवेस वे होते हैं, लोकाचार वे होते हैं। अब फॉकवेस के बारे में जो पहले बात की है वो की है विलियम ग्राहम समनर ने। इनकी बुक आई थी 1906 में, 1906 में, उसका नाम ही था फॉकवेस। तो एक्सेप्टेड बिहेवियर की सोसाइटी की वो कहलाते हैं हमारे फॉकवेज या फिर लोकाचार। गिलिन और गिलिन फॉकवेज को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि ये एक ऐसे बिहेवियर पैटर्न है जो कि हमारे प्रतिदिन हम फॉकवेज कहीं ना कहीं यूज करते ही हैं, और ये अनकॉन्शियसली एक ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। अनकॉन्शियसली एक ग्रुप के अंदर आ जाते हैं क्या, फॉकवेज। A.W. ग्रीन फॉकवेज को डिफाइन करते हुए यहाँ से जो डेफिनेशन वाला पार्ट है, ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में आती हैं, तो आपको इन पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। A.W. ग्रीन ये कहते हैं कि फॉकवेज आर द वेज ऑफ एक्टिंग दैट आर कॉमन टू अ सोसाइटी और अ ग्रुप। तो उस तरीके की एक्टिंग है, उस तरीके का किस तरीके से हमने एक्ट करना है सोसाइटी में, जो कि कॉमन होते हैं किसी भी समाज में या फिर किसी भी समूह में। दैट आर हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट, जो कि एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। मेरिल जब फॉकवेज की डेफिनेशन देते हैं तो वो ये कहते हैं कि फॉकवेज आर सोशल हैबिट, ये सामाजिक आदतें हैं या फिर ग्रुप एक्सपेक्टेशन है, जो कि दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी से आते हैं, दिन प्रतिदिन की जो समूह की ज़िंदगी है उससे हमको आते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से देखें तो फॉकवेज आर सोशल इन नेचर। तो ये फॉकवेज क्या होते हैं, लोकाचार क्या होते हैं, सामाजिक होते हैं। सामाजिक होने के साथ साथ रिपीटेटिव होते हैं, यानी कि बार बार इनकी पुनरावृत्ति हमको देखने को मिलती है। अपने ओरिजिन में अनप्लान्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग इसमें शामिल नहीं रहती है। इनफॉर्मल इन्फोर्समेंट है, अगर आप मोरिस का पालन नहीं करते तो जो आपकी कास्ट पंचायत है, विलेज पंचायत है या फिर और लोग हैं, तो वो आपको इसको फोर्सली प्ले करने के लिए बाध्य कर सकते हैं, मतलब फॉकवेज को प्रैक्टिस करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें फॉकवेज का, तो इसमें शामिल होगा हमारी ईटिंग पैटर्न्स क्या हैं, किस तरीके से हम खाना खाते हैं, हमारी हैबिट्स क्या हैं, हम किस तरीके से संवाद करते हैं, हमारा चलने का तरीका क्या है, हमारे कार्य करने का तरीका क्या है, हमारे ग्रीटिंग का तरीका क्या है। तो ये सारी चीज़ें किस में शामिल हैं, ये सारी चीज़ें शामिल हैं फॉकवेज के अंदर, लोकाचारों के अंतर्गत। नेचर क्या होता है, तो अगर हम फॉकवेज के नेचर को देखें तो ये पहला तो हमने कहा कि ये सामाजिक होते हैं।
सोशल होते हैं। दूसरा, ये रिपीटेटिव होते हैं, यानी कि पुनरावृत्ति इनमें होती है। अनप्लान्ड इनका ओरिजिन रहता है। इनफॉर्मल इन्फोर्समेंट रहता है, अपने नेचर में वेरी करते हैं, न्यूमरस और डाइवर्स होते हैं, और सब्जेक्टिव, और ये चेंज होते रहते हैं। तो ये हैं हमारे कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स। स्पॉन्टेनियस होते हैं, स्वस्फूर्त होते हैं, अपने आप उत्पन्न होते हैं, अप्रूव्ड रहते हैं, डिसइंटीग्रेटिव होते हैं, हेरिडिटरी होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होते हैं, और ये लोगों की जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करने का कार्य करते हैं। इसकी अगर हम महत्ता को देखें, इंपॉर्टेंस को देखें, तो इंपॉर्टेंस ये है कि फॉकवेज पर्सनल हैबिट्स बन जाती हैं धीरे धीरे। किस तरीके से आपकी ईटिंग हैबिट्स है, ड्रेसिंग हैबिट्स है, तो पर्सनल हैबिट्स का रूप धारण कर लेती है। ये हमारी एनर्जी और टाइम दोनों को सेव करती हैं, क्योंकि हैबिट्स बन चुकी हैं। जब भी हम हैबिट्स की बात करते हैं तो हैबिट्स कहीं ना कहीं हम, जिसमें कि बहुत कम हमारी एनर्जी लगती है अगर हम किसी हैबिट को फॉलो करते हैं। ये सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, लोगों की नीड्स को मैट करती है, और इसके अलावा लाइफ को किस तरीके से कंफर्टेबली जीना है इसके बारे में भी जो बताने का कार्य करती हैं, वो कौन करती हैं? फॉकवेज करती हैं। ठीक, तो इस सेंस में अगर हम देखें तो फॉकवेज हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है कि मोरेज। अभी तक हमने फॉकवेज देखा, लोकाचार देखा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोरेज। मोरेज होते हैं स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, और जो कि ग्रुप वेलफेयर के लिए बड़ा ही आवश्यक होते हैं। रूढ़ियाँ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रहती हैं। फॉकवेज आप एक पर्टिकुलर तरीके से खाना नहीं भी खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जनरल होते हैं। लेकिन जब हम मोरेज की बात करते हैं तो मोरेज का पालन करना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। जब मोरेज स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर जो कि सारा का सारा ग्रुप ही कर रहा हो तो उसे हम मोरेज की संज्ञा देते हैं। मैकइवर और पेज कहते हैं जब एक फॉकवे में, एक लोकाचार में यदि क्या जुड़ जाता है? ग्रुप वेलफेयर जुड़ जाता है। ठीक है, एक ग्रुप वेलफेयर जुड़ जाता है तो तब वो क्या बन जाते हैं? मोरेज बन जाते हैं। यानी कि फॉकवेज पे जब ग्रुप वेलफेयर जुड़ेगा तो वो क्या बन जाएंगे? मोरेज बन जाएंगे। एक मोरेज जो होते हैं, जो हमारी रूढ़ियाँ होती हैं, वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में डिफरेंट हो सकती हैं, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में डिफरेंस हो सकती हैं। मोरेज डायनेमिक होते हैं, अर्थात चेंज होते रहते हैं, और वो चेंज होते हैं सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग। सोसाइटी जिस तरीके से चेंज होगी उसी तरीके से जो मोरेज हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, वो भी परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। टाइप्स अगर देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव मोरेज, दो तरीके के हमको मोरेज दिखते हैं, दो तरीके की हमको रूढ़ियाँ दिखती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? तो एक तो सोशल रिलेशनशिप को, सामाजिक संबंध को ये रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। रिलेटिवली परसिस्टेंस होते हैं, बने रहते हैं, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे वेरी करते हैं। मोरेज को बैक किया जाता है वैल्यू और रिलीजन के द्वारा, मूल्य एवं किसके द्वारा? रिलीजन के द्वारा, धर्म के द्वारा। इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं? पहले तो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को डिटरमाइन करने का कार्य करती हैं, किस तरीके का एक पर्टिकुलर बिहेवियर होना चाहिए। दूसरा, पर्सनालिटी को मॉड्यूल करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी को सेव करने का भी काम करते हैं। रिस्ट्रेन और टेंडेंसीज, हमारी जो प्रवृत्तियां हैं उसको रिस्ट्रेन करने का काम करती हैं, उसको कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास करती हैं। मेंटेन, जो सामाजिक संबंध है उसको मेंटेन करने का काम करती हैं। एक पावरफुल मीन है किसका? सामाजिक नियंत्रण का, सोशल कंट्रोल का एक सशक्त माध्यम है मोरेज। इसके अलावा ये सोशल सॉलिडारिटी को परसीव करते, बनाए रखते हैं। ठीक है, और फ्रेम्स सोशल लॉ एंड गवर्नस और सोशल इंस, तो इसमें सोशल लॉज को भी बनाने का एक कार्य करती हैं। तो ये कुछ हमारे मुख्य इंपॉर्टेंस हो गए किसके? मोरेज की, रूढ़ियों की। अब एक और चीज़ हमारे पास आती है जिसको कि हम बोलते हैं कस्टम्स। ठीक है, यानी कि प्रथाएं। कस्टम्स किसके द्वारा फॉर्म होती हैं? हैबिट्स के द्वारा फॉर्म होती हैं। कस्टम्स आर सोशल हैबिट विच थ्रू रिपीटेशन बिकम द बेसिक ऑफ एन ऑर्डर ऑफ सोशल बिहेवियर। किस तरीके से सामाजिक व्यवहार का एक क्या बन जाता है? ऑर्डर बन जाता है। मैकइवर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि कस्टम इज अ ग्रुप प्रोसीजर दैट हैज ग्रेजुअली इमर्ज विदाउट एक्सप्रेस
enactment without any constituent authority to declare applied to safeguard it। तो एक तरीके से जो कस्टम है एक ऐसा ग्रुप प्रोसीजर है जो कि ग्रेजुअली इमर्ज होता है बिना किसी एक्सप्रेशन। तो कस्टम यानी कि जो हमारी प्रथाएं हैं, जैसे यहाँ पर एक प्रथा हमको देखने को मिल रही है कि तुलसी की पूजा की जा रही है, तो ये भी प्रथाएं हैं जो सारे के सारे ग्रुप्स के द्वारा किया जाता है। नेचर क्या क्या होता है, तो नेचर में हम देखते हैं कि एक सोशल फिनोमिना है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने का कार्य करता है और बहुत अधिक सोशल सिग्निफिकेंस इसकी देखने को मिलती है। इसके अलावा ये सोसाइटी के वेलफेयर को कंट्रीब्यूट करता है, सोसाइटी में किस तरीके से वेलफेयर होना चाहिए। डेली एक्ट है और ये स्ट्रांगली एम्बेडेड होता है कहाँ पर, सोशल लाइफ पे, सोशली सेंसर्ड होता है, सामाजिक रूप से अनुशासित होता है। इसके बाद इम्पोर्टेंस अगर हम देखें किसकी, कस्टम्स की, प्रथाओं की, तो प्रथाओं की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहला तो ये इंडिविजुअल बिहेवियर को रेगुलेट करने का काम करते हैं, किसके माध्यम से, एक तो लॉ का एक तरीके से इनफॉर्मल जब हम कहते हैं सोशल कंट्रोल के एक मीन्स के रूप में, तो तब किसका नाम आता है, कस्टम्स, फोकवेज, मोरिस, इन सभी का नाम आता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। दूसरा, एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को सेव करता है। अगला है कि लोगों को एक साथ बांधे रखता है, लोगों के बीच में सोशल रिलेशंस बनाए रखता है, सिक्योरिटी उनके बीच में मेंटेन करता है। और जब सोशल हेरिटेज की हम अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये धीरे धीरे क्या बन जाता है, लॉ भी बन जाता है। और एक टोटलिटेरियन ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन के रूप में हम किसको देख सकते हैं, कस्टम्स यानी कि प्रथाओं को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं नॉर्म्स। नॉर्म्स यानी कि मानदंड। मानदंड क्या होते हैं, तो जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है उसके जो शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस हैं, जो साझा एक एक्सपेक्टेशन है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम नॉर्म्स। जॉनसन की डेफिनेशन है कि एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न जो कि एक दिमाग में रहता है, माइंड पे रहता है, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न हेल्ड इन द माइंड। ये डेफिनेशन अगर कहीं आती है तो वहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो H.M. जॉनसन हो जाएगा। अगली जो डेफिनेशन है वो है डोनाल्ड राइट और S. केलर की। ये कहते हैं कि जो मानदंड होते हैं, द रूल्स दैट गाइड ऑन बिहेवियर इन डे टू डे लाइफ, किस तरीके से हमने डे टू डे लाइफ को जीना है, उसमें किस तरीके का व्यवहार करते हैं, तो वो जो बताने का कार्य करते हैं वो करते हैं नॉर्म्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पहला, तो जब हम नॉर्म्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल होते हैं, फंक्शनल ऑर्डर से रिलेटेड होते हैं, सोशल ऑर्डर को बनाए रखने का कार्य करते हैं। उसके बाद है कि इनकॉर्पोरेट करते हैं वैल्यू और जजमेंट को, किस तरीके से मूल्य हैं और जजमेंट है उनको इनकॉर्पोरेट करने का कार्य करते हैं। अगली चीज़ है कि इसमें रिलेटिव होते हैं ग्रुप, सिचुएशन और ग्रुप के आधार पे। सेंसन भी वेरी कर सकते हैं, अलग टाइप के सेंसन हो सकते हैं, अनुशासियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा इंटरनलाइज करते हैं इंसान को, और हमेशा ऐसा नहीं होता कि सभी के द्वारा इसको ओबे किया जाता हो, कुछ ही लोगों के द्वारा इसको ओबे किया जाता है, इसका पालन किया जाता है। नेक्स्ट है लॉज, कानून। कानून इनेक्ट किए जाते हैं स्टेट के द्वारा या फिर सेंट्रल के द्वारा, ताकि वो इंडिविजुअल हैं उस पर अधिक से अधिक कंट्रोल पा सकें। ग्रीन कहते हैं कि लॉ इज़ मोर और लेस सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ जनरलाइज्ड रूल्स। तो एक सिस्टमेटिक बॉडी है किसकी, जनरलाइज्ड रूल की। बैलेंस बिटवीन द फिक्शन ऑफ परफॉर्मेंस एंड फैक्ट ऑफ चेंज गवर्निंग स्पेसिफिकली डिफाइंड रिलेशनशिप एंड सिचुएशन एंड एम्प्लॉइंग फोर्स और द थ्रेट ऑफ फोर्स इन डिफाइंड एंड लिमिटेड वे। लॉज अप्लाइज इक्वल टू ऑल लॉज आर और लॉ की विशेषताएं अगर आपकी आती हैं तो उसमें क्या हो, डेफिनेट होती हैं, एक क्लियर होता है और प्रिसाइज होता है। ठीक है, तो ये लॉ की कुछ हमारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और लॉ की किसकी डेफिनेशन देखी, अकॉर्डिंग टू ग्रीन की। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, तो ये नॉट यूनिवर्सल होते हैं। एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अलग लॉ हो सकते हैं, दूसरी सोसाइटी के अलग लॉ हो सकते हैं। सोसाइटी टू सोसाइटी भी लॉ क्या होता है, चेंज होते रहते हैं। जैसे मेल्डर की बात करते हैं कि पहले के जो लॉ होते थे वो रिप्रेसिव लॉज होते थे, अभी के जो लॉज हैं वो हैं रेस्ट्रिक्टिव लॉ। पहले के दमनकारी कानून और अभी के कौन से, सुधारात्मक कानून। क्लियर होते हैं, प्रिसाइज होते हैं और डेफिनेट होते हैं, सभी के लिए एप्लीकेबल। जिस समाज में ये लॉ होते हैं वो सभी के लिए एप्लीकेबल होते हैं।
सोशल बिहेवियर को प्रिजर्व करने का काम करते हैं, और पुलिस, कोर्ट और आर्म्ड फोर्स को हेल्प करते हैं अगर किसी की कोई जानकारी उनको लेनी हो तो। फंक्शन क्या होता है, तो एलिमिनेट करते हैं होमोसिडल एक्टिविटीज़ को। दूसरा, परसुएट करते हैं इंडिविजुअल को कि वो अपने राइट्स के प्रति क्या हो ध्यान दें। इसके अलावा इंडिविजुअल्स और सोसाइटी को दोनों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो ह्यूमन बीइंग के लिए भी अलग लॉ हैं, ठीक है, और अन्य भी सोसाइटी के कुछ अलग लॉ हैं। सोशल वेलफेयर को प्रमोट किया जाता है, ठीक है, और ये सारी चीज़ किसके अंदर आती हैं, नॉर्म्स के अंदर आती हैं। तो टाइप्स ऑफ नॉर्म्स में एक तो है, पहला हमने पढ़ा था फॉकवेज, नॉर्म्स दैट स्टीम फ्रॉम ऑर्गेनाइज कैजुअल इंटरेक्शन से जो आते हैं वो हैं फॉकवेज। मोरेज, मोरेज स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि राइट और रॉन्ग में डिफरेंस भी बताते हैं। टैबू की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव नॉर्म होता है, अगर इसका आपने वायलेशन किया तो सोसाइटी से आपको बाहर कर दिया जाएगा, जैसे कि इंसेस्ट टैबू है, अपने क्लोज रिलेटिव के साथ सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बना सकते हैं। लॉ क्या होता है, लॉ एक ऐसा नॉर्म होता है जो कि स्टेट या फिर फ्यूडल लेवल पे इनेक्ट होता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारा टॉपिक, किस तरीके से इस कल्चर का इवोल्यूशन हमको देखने को मिला, किस तरीके से उद्विकास हमको देखने को मिला संस्कृति का। तो अलग अलग समाजों में अलग अलग तरीके से हमारा कल्चर डेवलप हुआ है। मेनली देखते हैं कि डिस्कवरीज और इन्वेंशन जो है वो कल्चर के विकसित होने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो नेक्स्ट है डाइवर्सिटी और यूनिफॉर्मिटी किस तरीके से कल्चर में होती है। तो कल्चर एक सेट ऑफ बिहेवियर है एक प्रत्येक ग्रुप का। देयरफॉर देयर आर मैनी कल्चर एज देयर आर मैनी ग्रुप, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे समूह हैं, तो उनके कल्चर भी अलग अलग होते हैं। कल्चर ऑफ एक ग्रुप का कल्चर दूसरे ग्रुप के कल्चर से बिल्कुल ही अलग हो सकता है, और इस वेरिएशन को कि एक ग्रुप का कल्चर अलग है, दूसरे ग्रुप का कल्चर अलग है, तीसरे ग्रुप का कल्चर अलग है, इस तरीके के वेरिएशन को हम बोलते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विभिन्नता, ठीक है। तो यह है सांस्कृतिक विभिन्नता। ज्योग्राफिकल लोकेशंस भी इसको प्रभावित करती हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है किसमें, बिहेवियर में। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से भी कल्चर प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। रिलीजियस बिलीफ, लाइफस्टाइल और लैंग्वेज भी कुछ कारक हैं किसके, हमारे कल्चर के अभी चेंज होने में। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर कहने का मतलब है कि कल्चर्स में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि यूनिफॉर्मल होती हैं, सभी कल्चर्स में लगभग सेम ही होती है, ठीक है। ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, जितना समझने में बड़ा सिंपल लग रहा है उतना सिंपल नहीं होता है। यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर है उसका जो एक बेस है वो लगभग समान होगा, लेकिन उनके कस्टम्स अलग हो सकते हैं, फॉकवेज, मोरेज, ये सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन जो एक कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क है वो एक हो सकता है। कल्चर और सोशलाइजेशन में हमने देखा कि किस तरीके से कल्चर को हम सीखते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, जिसे कि एक लर्निंग प्रोसेस भी कहा जाता है, ठीक है। ह्यूमन जो इन्फेंट होता है बिना किसी कल्चर के उत्पन्न होता है और धीरे धीरे वो कल्चर की सारी चीज़ों को सीख जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। और जो सोशलाइजेशन की ये प्रोसेस है वो लगभग सभी समाजों में होती है। एक यूनिफॉर्मिटी किसमें पाई जाती है, सोशलाइजेशन में पाई जाती है। सोशलाइजेशन के माध्यम से एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी बनती है, सोशलाइजेशन के माध्यम से कल्चर बॉन्ड भी बनता हुआ दिखाई देता है। एक हमारा टर्म आता है ट्रांस कल्चर। ट्रांस को जब भी हम देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम अपने आप को दूसरों के नज़रिए से देख रहे हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि जब बहुत सारे कल्चर एक साथ मिलकर रह रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, कॉम्बाइन कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को ट्रांस कल्चर कहा जाता है। या इसे दूसरे रूप में देखें तो एक कल्चर में अगर अलग अलग कल्चरों के कल्चर ट्रेड्स मिल रहे हैं, अलग अलग कल्चर एलिमेंट्स उपलब्ध हैं, तो ये भी ट्रांस कल्चर कहलाएगा, ठीक है। तो एक ट्रांस कल्चर सोसाइटी में जहाँ पर कि बहुत सारे कल्चर्स के जो भी नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो अडॉप्ट की जाती हैं और उसमें पीसफुल तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं, तो इसे बोलते हैं ट्रांस कल्चरल सोसाइटी। सिविलाइजेशन क्या होता है, तो सिविलाइजेशन एक सोसाइटी जो कि हाईली डेवलप्ड होती है, उसका कल्चर और वे ऑफ लाइफ, तो ये कहलाती है हमारी सिविलाइजेशन। यह एक एडवांस स्टेट है सोशल और कल्चर डेवलपमेंट का, या फिर हम कहें कि एक इस प्रोसेस में
एक पर्टिकुलर स्टेट में रीच करने का, ठीक है। यह है सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता। कल्चर वेरिएशन यानी कि एक कल्चर से दूसरे कल्चर क्या है, वेरी करता रहता है, इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। एक कल्चर से दूसरा कल्चर भी वेरी करता है, तो इसे हम कहते हैं कल्चर वेरिएशन। कल्चर प्रोसेस जब होती है, सांस्कृतिक प्रक्रिया की कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो हैं जोग्राफिकल इन्वायरमेंट्स, ह्यूमन बीइंग की मोबिलिटी, इन्वेंशन, यहाँ से चीज़ याद करनी है, इन्वेंशन, डिस्कवरीज जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं किसको, टेक्नोलॉजी को, कस्टम को, ट्रेडिशन को, बिलीव्स को और फेथ को। कल्चर वेरिएशन के प्रोसेस में हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं, जिसकी कल्चर डिफ्यूजन, एकोमोडेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इनकल्चरेशन, एथनोसेंट्रिज्म, एसिमिलेशन और एक कल्चरेशन। कल्चर लैग का जो कॉन्सेप्ट है वो यह है विलियम ओपन ने। वे यूँ कहते हैं कि जिस तरीके से हमारे दो पार्ट्स हैं कल्चर के, मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर। जब मटेरियल कल्चर तो बहुत आगे बढ़ जाता है, लेकिन नॉन मटेरियल कल्चर कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। यानी कि फैशन और ड्रेसिंग तो हमारी बहुत तेज़ी से बदल रही है, लेकिन जो हमारी रूढ़ियाँ हैं कपड़ों को पहनने के प्रति, जो हमारे विचार हैं, यानी कि जो नॉन मटेरियल चीज़ें हैं, वो अभी तक भी चेंज नहीं हुई हैं। तो ये एक उदाहरण होगा हमारा कल्चर लैग का, सांस्कृतिक विलंबना का। कल्चर से रिलेटेड कौन कौन से हमारे हेल्थ में कौन कौन से हमारे बिलीफ हैं, तो जैसे अर्ली बेदिंग, तुलसी वाटर लेना, कॉपर वेसल से ड्रिंक करना, वाटर को पीना, सर्कमेशन, और स्मॉल पॉक्स के जो लोग हैं उनको नीम की लीव्स से उनका क्या करना, बेदिंग करना, हनी को अप्लाई करना, गोल्ड ऑर्नामेंट्स वेस्ट से नीचे नहीं पहने जाते हैं, ठीक। और इसके अलावा प्रधान सिस्टम, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि हमने कल्चर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी। इसके अलावा कुछ हमारे बिलीव्स भी हो सकते हैं फूड रिलेटेड, जैसे कि ड्रम स्टिक्स को नहीं कंज्यूम किया जा सकता है। अब प्रेग्नेंट वुमेन क्या करती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन मड को ईट करती है, चॉक को ईट करती है, तो ये भी कहीं ना कहीं कल्चर से रिलेटेड है। रिच पीपल सैचुरेटेड फूड खाते हैं, ठीक है। पीरियोडिक फास्ट लिए जाते हैं, चाहे आप हिंदूज़ में देखें या फिर मुस्लिम्स में देखें। और इस तरीके के कुछ बिलीव्स हैं, जैसे कि ये मिथ्स हैं कि जैसे मैंगो खाने से पिंपल्स हो जाते हैं, ठीक है। ब्राह्मिन्स नॉन वेज और रूट्स से जो जड़ों से जो चीज़ें आती हैं उनको नहीं ले सकते हैं। ब्रिंजल, एग फिश, ये सारी एलर्जी कॉज करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मिथ भी कल्चर में चीज़ें शामिल हैं, जो कि फूड रिलेटेड भी हो सकती हैं। आई होप आपको कल्चर के बारे में आज चीज़ें पता चली होंगी। हमने क्या क्या पढ़ा, कस्टम्स, मोरेज, फोकवेज, वैल्यूज़, लॉ, कल्चर कंपोनेंट, कल्चर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में।